नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन वापस बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र विभिन्न प्रकार की सरकारी विभिन्न राज्य व्यवस्था जिसमें अपन ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम संविधान को जानने से पहले स्विट्जरलैंड में संविधान का विकास कैसे हुआ उनको इतिहास को जानेंगे। 1291 का राज्यमंडल या स्थायी मैत्री संघ। वर्तमान स्विट्जरलैंड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्जरलैंड के संविधान के विकास का प्रारंभ 1291 से समझा जा सकता है, जबकि उरी स्वेज व अंडरवाल्डेन द्वारा आत्मरक्षा तो एक राज्यमंडल यानी एक संघ लीग की स्थापना की गई। इससे पूर्व वर्तमान स्विट्जरलैंड के क्षेत्र अलग अलग कैंटन थे, यानी जो आज अपन स्विट्जरलैंड देख रहे हैं वो पहले विभाजित था अलग अलग, जिसको अपन भारतीय में राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ कैंटन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग कैंटन थे और उसके बीच कोई समन्वयकारी यानी एकीकृत सत्ता नहीं थी, सबकी अलग अलग सत्ताएं थी, अलग अलग राजा थे। इससे पूर्व ये कैंटन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे, लेकिन 1291 में 3 कैंटनों ने हैब्सबर्ग शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्य मंडल यानी लीग की स्थापना की। हैब्सबर्ग शासन द्वारा इन तीनों कैंटनों को पुनः अपने अधीन कर लेने का प्रयत्न किया, लेकिन ये कैंटन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहे, यानी वो उनको अधीन वापिस से नहीं गए हैब्सबर्ग के अधीन। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य जो कैंटन थे वो भी राज्यमंडल की ओर प्रवृत्त हुए और 1353 तक इस राज्यमंडल में 8 कैंटन शामिल हो गए। यानी धीरे धीरे जो वर्तमान स्विट्जरलैंड देखते हैं अपन आज, तो वो धीरे धीरे 8 कैंटन एक हो गए। 1648 तक इस राज्यमंडल में 13 कैंटन शामिल हो गए जो सभी जर्मन भाषाभाषी थे। राज्यमंडल की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि और 1648 की वेस्टफैलिया संधि में इसे एक संपूर्ण राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। यानी इन 13 संघ कैंटनों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया और एक राज्य की स्थापना हो गई और 1648 की वेस्टफैलिया संधि से इसको मान्यता मिल गई, यानी संप्रभु राज्य यानी स्वतंत्र, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार कोई अन्य राष्ट्र का नियंत्रण न हो। अब राष्ट्रमंडल की कुछ दुर्बलताएं थी। यद्यपि ये राज्यमंडल बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन राज्यमंडल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था, यानी कमजोर था। सैनिक दृष्टि से राज्यमंडल की अपनी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी। इसकी एकमात्र संस्था डाइट थी, जिसके समय समय पर सम्मेलन अवश्य होते थे और इससे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था, परंतु जो कैंटन बहुमत निर्णय से असहमत हो उन पर निर्णय लागू नहीं होते थे। यानी कैंटन एक हो गए लेकिन फिर भी यहाँ सरकार स्थायी नहीं बन पाई। प्रतिनिधि अपने कैंटनों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही काम करते थे। न कोई संघीय कार्यपालिका थी और न ही संघीय सेना, न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी और न ही संघीय जन पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणालियों में प्रचुर भिन्नता थी। यानी एक कैंटन एक हो गए लेकिन उनके शासन सभी कैंटन जो 13 कैंटन की अपन बात कर रहे हो उनमें शासन व्यवस्था अलग अलग ही चलती रही। धार्मिक भेदों के कारण 1712 में दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया, जिससे स्विस राज्यमंडल को बड़ा दुर्बल कर दिया। इसलिए अनेक इतिहासकारों का तो यहाँ तक मत है कि इस समय स्विस राज्यमंडल नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। यानी एक तरह से वापस जो संघ बना था वो एक तरह से विखंडित हो गया। अब अगला पड़ाव आता है संवैधानिक विकास में हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना। इस स्थिति में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर राज्यमंडल की निर्बलता को नितांत स्पष्ट कर दिया। विजय के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुराने राज्यमंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना की और इसे नाम उन्होंने दिया हेल्वेटिक गणराज्य। यह नवीन गणराज्य वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था और पेरिस के एक नवीन संविधान बनाकर इस पर लाद दिया गया। यानी फ्रांस ने अपने अधीन कर लिया इन कैंटनों को। इन नवीन संविधान और उनके अतिरिक्त स्थापित की गई व्यवस्था के सबसे प्रमुख लक्षण एकात्मकता, केंद्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही थे। ये नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति से इतनी अधिक विरुद्ध थी कि इनका विरोध होना नितांत स्वाभाविक था। यानी उन्होंने जो सत्ता चलाई वो पूरी तरह से केंद्रीकृत थी, पूरी तरह से नौकरशाही के नियंत्रण में थी। जो स्विट्जरलैंड की जो संस्कृति है उनके पूरी तरह से विरुद्ध थी, इसलिए इनका विरोध होना निश्चित था। शीघ्र ही लगभग समस्त स्विट्जरलैंड में व्यवस्था के विरुद्ध, यानी जो फ्रांस ने जो व्यवस्था कायम की इन कैंटनों में, तो उनके विरुद्ध अशांति और विद्रोह फैल गया। स्विट्जरलैंड में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैंड में 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर इसे फ्रांसीसी परामर्शदाताओं की सहायता से स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य सौंपा। यानी फिर अशांति और विद्रोह
को शांत करने के लिए फिर नेपोलियन ने वहाँ एक नए संविधान रचने का काम सौंपा। 1803 में नेपोलियन ने फ्रांस प्रसिद्ध एक्ट ऑफ मेडिएशन की घोषणा की, जिससे हेलवेटिक गणराज्य का अंत कर नवीन संविधान को क्रियान्वित किया गया। इस नवीन संविधान के आधार पर बहुत कुछ अंशों में राज्यमंडल की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया गया, यानी जो पहले राज्यों में व्यवस्था थी उनको वापिस जीवित कर दिया गया। तो अब आगे वियना कांग्रेस और नवीन संविधान के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।